नमस्कार दोस्तों, एग्री साइंस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एग्री एसपी लाया है आपके लिए बायोलॉजी की रामबाण क्विज, यानी जेट 2021 में आने वाले संभावित क्वेश्चनों का एक विशाल भंडार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवंशिकी का आणविक आधार। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बच्चों। तो क्वेश्चंस के जरिए, क्विज के जरिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं आज आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है अभी हमारा, न्यूक्ली कमल की खोज की। न्यूक्ली कमल वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इनमें से हमें ऑप्शन को फाइंड आउट करना है और साथ में ये बाकी के ऑप्शन है इनका क्या रोल है वो भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये क्विज मैंने खुद तैयार किया और सभी ऑप्शंस को हम ज्यादा से ज्यादा हमारा मैटर क्लियर हो, इसलिए ये ऑप्शन भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इसका राइट आंसर। न्यूक्ली कमल की खोज किसने की? तो भाई किसने की, कब की, ये सारी बातें हम इस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। तो किसने की भाई? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, 1869 फ्रेडरिक मिशर ने की। एल्टमान इनके स्टूडेंट थे। फ्रेडरिक मिशर ने किस में की भी? पस सेल में, मवाद कोशिका में और न्यूक्लिन नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया भी? न्यूक्लिन नाम दिया। एल्टमान इनके स्टूडेंट थे और इन्होंने न्यूक्लिन को रीनेम किया और न्यूक्ली कमल नाम दिया भाई। न्यूक्ली कमल, यानी ये न्यूक्ली कमल नाम जो था वो एल्टमान ने दिया था। हार्टविग जो थे इन्होंने न्यूक्लिन को आनुवांशिक गुणों का वाहक बताया भी। न्यूक्लिन को क्या बताया? आनुवांशिक गुणों का वाहक। तो न्यूक्ली कमल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की। न्यूक्ली कमल नाम किसने दिया? एल्टमान ने दिया। और इसको आनुवांशिक गुणों का वाहक किसने बताया? हार्टविग ने बताया। क्रिक है, इनके बारे में तो और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे इनकी चर्चा कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल कब प्रस्तुत हुआ, किसने किया, ये सारी चर्चा हम करेंगे। कब प्रस्तुत हुआ भी डीएनए डबल हेलिक्स? डीएनए का जो द्विरज्जुकीय कुंडलित मॉडल है वो कब प्रस्तुत हुआ? वो प्रस्तुत हुआ था 1953 में। किसने प्रस्तुत किया बच्चों? किसने किया? वॉटसन व क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है? ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शन है तो गलत। पर 1962 में क्या हुआ? 1962 के अंदर भाई वॉटसन कोमा क्रिक व विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला भी इस खोज के लिए। अब कई बच्चे सोचेंगे सर नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिलना चाहिए था। नहीं, एक तीसरा और शामिल हो गया। कौन? विल्किंस के साथ एक और भी वैज्ञानिक था, फ्रैंकलिन विल्किंस। ये दो वैज्ञानिक थे भी, फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन को नहीं मिला, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, पर विल्किंस को मिला। इन्होंने क्या किया था? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी तकनीक से डीएनए की इमेज ली थी भी। डीएनए का चित्र लिया, 3 डायमेंशनल चित्र लिया था। तो इनको मदद मिल गई, वॉटसन एंड क्रिक को भी। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत कर दिया। हालांकि इन्होंने चारगोफ की भी मदद ली थी, परंतु उन्हें नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना भी नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला? वॉटसन को, क्रिक को और विल्किंस को। विल्किंस भी साथ में थे।
इनका योगदान पूछे तो ये बता देना, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक के द्वारा डीएनए का चित्र लिया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये भी क्वेश्चन आ जाए, सेंट्रल डोगमा। केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है भी, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ये किसने प्रस्तुत किया, सेंट्रल डोगमा किसने प्रस्तुत किया इनमें से? देखो सेंट्रल डोगमा होता क्या है, डीएनए से क्या बनना बच्चों, आरएनए, और आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन। ये क्या कहलाता है, सेंट्रल डोगमा। और डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है भी, अनुलेखन। क्या कहलाता है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है भी, अनुवादन या ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ये सेंट्रल डोगमा प्रस्तुत करने वाले कौन थे, क्रिक थे। 1958 में, 1958 में। क्रिक भाई साहब तो पीछे ही पड़ गए थे डीएनए के भाई, इन्होंने बहुत सारे अध्ययन की। तो सेंट्रल डोगमा अकेले क्रिक ने प्रस्तुत किया था, वॉटसन इन्होंने नहीं किया। खुराना भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है, निरेनबर्ग का बहुत बड़ा रोल है, जिनकी चर्चा हम पार्ट 2 में करेंगे। आज पार्ट 1 चल रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। हरगोविंद खुराना भाई साहब का जेनेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीएनए के दोनों रज्जुक आपस में कौन जोड़ता है इनमें से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। तो कौन जोड़ता है? डीएनए के जो दोनों रज्जुक हैं इनको आपस में कौन जोड़ता है, इनको आपस में कौन जोड़ता है भाई? तो ये बॉन्ड पूछा है इनसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ये जो है ना, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध, ये दोनों, इन दोनों रज्जुकों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्या भाई, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ही, हाइड्रोजन बंध की मदद से ही डबल होगा या ट्रिपल होगा, ये दोनों रज्जुक आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इनका भी मैं रोल अभी आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्टोन अष्टक में होते हैं, स्टोन अष्टक, स्टोन ऑक्टामर में कौन कौन होते हैं? H2A, H2B, H3 या सभी? तो आपने देखा होगा स्टोन अष्टक इस प्रकार से बनता है, ठीक है। ये स्टोन अष्टक है। अब इसमें पूछा इस स्टोन ऑक्टामर में कौन कौन होता है भी, तो ये देखो अष्टक का मतलब 8 स्टोन है। इसमें कितने स्टोन है? 8 स्टोन है। कौन कौन सी है? H2A, H2A, H2B, H2B, डबल डबल होती है भी, H3, H3, H4, H4, और ये जो होती है ये H1 होती है, अलग होती है, अष्टक में नहीं आती। तो इसमें देखो कौन कौन सी H2 है, H2B है, H3B है, व H4 भी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये ध्यान रख लेना, स्टोन अष्टक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की संभावनाएं भी इसकी पूरी पूरी है। डीएनए पैकेजिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है भी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, डीएनए की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बैकबोन जटदी कौन है भी? बैकबोन कौन बनाता है डीएनए की? ठीक है, ये जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है उसी से संबंधित क्वेश्चन है। नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनियस बेस या फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बनाते हैं, या नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलकर बनाती है, या पेंटोज शर्करा और फॉस्फोर कमल या फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बनाते हैं। तो राइट आंसर कौन होगा? तो भाई
बैकबोन जो है पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 ये मिलकर डीएनए की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। ठीक है ना। तो डीएनए के अंदर देखो ये जो है डीएनए के अंदर ये लाइन किससे बनी हुई है, ये रज्जु किससे बनी हुई है, यहाँ पे फॉस्फेट समूह है, पेंटोज शर्करा है, फॉस्फेट समूह है, पेंटोज शर्करा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध है, नाइट्रोजनी क्षार है। तो ये बैकबोन होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अभी, जिगजैग डीएनए कौन सा इनमें से, जिगजैग डीएनए। देखो डीएनए कई प्रकार के डीएनए पढ़ते हैं, ए बी सी डी ई और जेड। तो जिगजैग कौन सा है अभी, जेड डीएनए जो होता है जिगजैग डीएनए होता है। इसमें एक तो ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और 12 क्षार युग्म प्रति घुमाव इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 12 बेस पेयर पर टर्न इसके अंदर पाए जाते हैं और ये जिगजैग डीएनए होता है। बी डीएनए जो है ये भैया वॉटसन व क्रिक वाला डीएनए है, जिन्होंने अध्ययन किया था वॉटसन व क्रिक वाला डीएनए है। और इसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं भी, इसके अंदर बी डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं प्रति घुमाव, 10। कितने होते हैं, 10। तो ये ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे पूछ सकता है वॉटसन और क्रिक ने कौन से डीएनए के बारे में बताया था, डबल बी डीएनए। कौन सा भी, बी डीएनए। एक न्यूक्लियोसाइड में होते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है, पेंटोज शर्करा फॉस्फेट समूह, पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह। तो अपने जो डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है इसमें देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है न्यूक्लियोसाइड क्या है, इसमें से आपको न्यूक्लियोसाइड फाइंड आउट करना है। तो इसमें से भैया न्यूक्लियोसाइड जो है ये है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है बच्चों। इसमें क्या है, एक तो पेंटोज शर्करा है और पेंटोज शर्करा के साथ एक नाइट्रोजनी क्षार है, एक नाइट्रोजनी क्षार है या बेस है। और इनको जोड़ने वाला, इन दोनों को जोड़ने वाला ये बंध जो होता है बच्चों, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध। ध्यान रख लेना भाई। आपसे पूछ ले भी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार किस बंध से जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध से। और ये दोनों चीजें जो हैं ये क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, न्यूक्लियोसाइड कहलाती है बच्चों। तो आपको न्यूक्लियोटाइड भी समझ आ जाएगा अभी न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो हमसे पूछा है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है अभी, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड यदि न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों न्यूक्लियोसाइड है, इनको न्यूक्लियोसाइड ही बोलते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड प्लस अगर फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ गया तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाएगा बच्चों, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें हैं, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। अगर पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार के साथ फॉस्फेट समूह भी सम्मिलित कर लिया तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, डीएनए व आरएनए में समानता क्या है, इनमें से कौन सी चीज समान है। पेंटोज शर्करा समान है क्या, नहीं जी, क्योंकि आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में
डिऑक्सीराइबोस, डिऑक्सीराइबोस। पिरामिडिन समान नहीं होती, क्योंकि डीएनए के अंदर जहां थायमिन है, आरएनए में यूरेसिल है। डीएनए में क्या है, जहां थायमिन है, तो आरएनए में क्या है, यूरेसिल है। साइटोसिन सेम है दोनों में, तो ये भी समान नहीं है। रज्जु भी समान नहीं है। डीएनए द्विरज्जुकीय है, जबकि आरएनए क्या है बच्चों, एक रज्जुकीय है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो समानता क्या हुई फिर, ये भी समान नहीं है। दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। दोनों की दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो ये इनमें समानता है, डीएनए और आरएनए में। दोनों की दोनों क्या है भी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसका मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से बनी है। मनुष्य की एक द्विगुणित कोशिका में कितना लंबा डीएनए होता है? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट में आया था पिछली बार, नीट में पूछा है, आपसे भी पूछ सकता है इस बार। मनुष्य की एक डिप्लॉइड सेल में कितना लंबा डीएनए हो सकता है? द्विगुणित कोशिका मतलब डिप्लॉइड सेल। कौन सी सेल भाई? डिप्लॉइड सेल। तो 5 मीटर, 1 मीटर, 4 मीटर या 2.2 मीटर? तो इसका राइट आंसर है बच्चों 2.2 मीटर। एक डिप्लॉइड सेल के अंदर हमारी एक द्विगुणित कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है ना? आश्चर्य की बात। ऐसी कोशिका जो नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं दे सकती, और इस छोटी सी कोशिका के छोटे से केंद्रक में 2.2 मीटर लंबा डीएनए। कितनी अद्भुत बात है। यानी एक तो बात ये सिद्ध करती है भी इतना लंबा डीएनए आया कैसे, तो उसकी पैकिंग करनी पड़ेगी, समावेष्टन करना पड़ेगा, अन्यथा वो आएगा नहीं। और यदि आपके हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं का डीएनए निकाल लें तो धरती और सूर्य के बीच 100 बार ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि एक कोशिका में इतना है। तो हमारे अंदर अरबों सेल्स हैं, तो उनमें कितना टोटल जोड़े तो बहुत ज्यादा होगा। तो 2.2 मीटर, और इसी कारण इसकी पैकिंग जरूरी है। तो इसकी पैकेजिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भी हमारा, अनुलेखन हेतु सक्रिय क्रोमेटिन कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। देखो, दो प्रकार के क्रोमेटिन होते हैं, एक तो हिट्रो और एक यू क्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन जो है, ये अगर इसको अभिरंजित करेंगे, क्रोमेटिन को अभिरंजित करने पर गहरा अभिरंजित होता है भी। क्या होता है? गहरा। और ये डेंसली पैक्ड होता है, मतलब सघनता से पैक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है, जब आप क्रोमेटिन को पूरे को अभिरंजित करेंगे तो हल्का अभिरंजित होगा भी, और ढीला ढाला पैक होता है, लूजली पैक्ड होता है, और ये सक्रिय भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अनुलेखन के लिए सक्रिय भी होता है, जबकि हिट्रो नहीं होता भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूक्रोमेटिन जो है, एक तो ये हल्का अभिरंजित होता है, लाइट स्टेन देता है, लूजली पैक्ड होता है, और ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है? एक्टिव होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारा, डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पर क्रमशः आवेश कौन से हैं? चार्ज पूछा है हमसे भी, डीएनए पर कौन सा चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन पर कौन सा चार्ज है। तो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। पहले किसका पूछा है, हमें उसी का बताना है। जो पहले शब्द क्रम से आ गया ना, तो पहले जो जिसका पूछा है पहले उसका, बाद में अगले का हमें आंसर बताना है। तो बताइए भी, डीएनए पे कौन सा होता है? धनावेश होता है डीएनए पर,
या दोनों में धनावेश, या दोनों में ऋणावेश, या ऋणावेश व धनावेश। तो डीएनए का आवेश कौन सा होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, कारण क्या है नेगेटिव चार्ज होने का, फॉस्फेट समूह। बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स जो है इस पे होते हैं, इस कारण ये नेगेटिव चार्ज होता है। स्टोन प्रोटीन जो होती है बच्चों, ये धनावेशित होती है। क्या होती है भी, धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। अब ये धनावेशित का कारण क्या है ये भी देख लो। कारण है लाइसिन व आर्जिनिन अमीनो अम्लों की अधिकता। ये रिच होती है लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो एसिड से। बहुत सारे लाइसिन और आर्जिनिन अमीनो अम्ल इनमें होते हैं, इसी कारण ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है। और ये धनावेशित है, डीएनए ऋणावेशित है, इसलिए इसके ऊपर क्या मार लेता है, कुंडली मार लेता है और डीएनए की पैकिंग हो जाती है। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। कारण भी आपको पता लग गया, पूछ ले भी ये क्यों है ऋणावेशित, फॉस्फेट समूह के कारण। ये क्यों है धनावेशित, ये दो अमीनो अम्ल जो क्षारीय प्रकृति के हैं, ठीक है, एल्केलाइन है, बेस है, और इसी कारण से ये पॉजिटिव चार्ज होती है और इसी कारण ये स्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकिंग कर लेती है। ठीक है भी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी, अगला क्वेश्चन है एक स्टोन अष्टक में, ऑक्टामर में डीएनए के कितने बेस पेयर लिपट जाते हैं, लगभग 500, 600, 1000 या 200। तो ये स्टोन अष्टक जो है, एक तो इस पे 1.75 कुंडली, यानी एक तो पूरा चक्कर मारेगा और एक पौना चक्कर मारेगा। 1.75 कुंडली मारता है डीएनए, एक पूरी और एक पौनी। और इसमें कितने बेस पेयर होते हैं ये पूछा हमसे, बेस पेयर क्षार युग्म कितने कितने कुंडली मार लेता है, लगभग 200 क्षार, 200 बेस पेयर जो है इस पे कुंडली मार लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। बाकी के क्या हो गए बच्चों, गलत हो गए भी, बाकी के क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है भी, तो ये थी आज की बच्चों हमारी क्विज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्विज में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी पूरा करेंगे। एग्री एसपी जो है, एग्री एसपी ने अपना ऑनलाइन कोर्स भी सेल आउट निकाल दिया है, बच्चों को उपलब्ध, बच्चे खरीद रहे हैं, बड़े उत्साह से खरीद रहे हैं। अगर आपकी भी इच्छा हो तो हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हैं। उसमें ये सभी आपको क्विज मिलेगी, हर टॉपिक की क्विज मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में लाइव क्लासेस मिलेगी। ये जो पीडीएफ जो अभी क्लास बोर्ड हमने पढ़ा, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो एक क्लास के साथ लगभग 6 चीजें मिलेगी, वीडियो लेक्चर, उसकी पीडीएफ, नोट्स, क्विज, क्विज की पीडीएफ। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। कोई भी अगर बच्चा इच्छुक हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। 1 महीना रहा है बच्चों, तो इस 1 महीने के अंदर हमें 1 साल को बचाना है, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और हमें आपके लिए इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को ढूंढना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।